Okay, let's start the arrival of the English in the subcontinent. देखें, अंग्रेज की आमद जो थी ना वो 16वीं सदी में शुरू हो चुकी थी। हम पढ़ते तो अंग्रेज का पीरियड 1857 में है, लेकिन हिंदुस्तान में इनकी आमद जो है इन द शेप ऑफ मर्चेंट वो 16वीं सदी में शुरू हो चुकी थी। 1599 में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद जो है वो रख दी जाती है। और ये सवाल है, इसको याद कीजिएगा, 1599 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एलिज़ाबेथ का पीरियड जो है वो हिंदुस्तान उधर इंग्लैंड में चल रहा है, जो कि हमारे आने वाले आका हैं। तो आपने वहां पर पढ़ा एलिज़ाबेथ के पीरियड में कि एलिज़ाबेथ के पीरियड में क्या हुआ कि नेशनलिज्म डेवलप हुआ, हिंदुस्तान में भी नेशनलिज्म डेवलप हुआ, अकबर ने किया। एलिज़ाबेथ के पीरियड में क्या हुआ कि इंग्लैंड ने एक्सपैंड करना शुरू किया। रेनेसां थी ना, इंग्लैंड वाज एक्सपेंडेड बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। उन्होंने इंग्लैंड से निकलकर दूसरी दुनिया के जो खित्ते थे उन पर कब्जे करने शुरू किए। और बड़ी सक्सेस जो थी वो द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेडा ये थी। इसके स्पेन के जो बहरी बेड़े को शिकस्त दी थी क्वीन एलिज़ाबेथ ने। तो यहाँ पर उस टाइम ये आना शुरू हो गए अंग्रेज। ये एज थी एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म से मुराद ये है कि जो पावरफुल नेशन होती थी वो कमज़ोर नेशन के ऊपर जाकर कब्जा कर लेती थी और वहाँ के रिसोर्सेज को फिर अपने मकसद के लिए यूज़ करती थी। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी, आप लोग ये आंसर दें, जिसके लिए ये बरतानिया वाले जो हैं वो हिंदुस्तान में आए और जिसके लिए ये लोग मरे जा रहे थे और ये लोग कहते थे कि हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया है। नेचुरल कपास रिसोर्स। कपास जी कपास सॉरी, कपास सर, कपास फसल जो कपास होती है, कपास कपास। कपास, जी जी कपास थी। और कोई हीरा भी कहते हैं सर, कोई इस तरह का ना, कीमती अच्छा था अच्छा अच्छा वो। अच्छा, हीरा भी होगा, कपास भी थी, ठीक है आपकी बात। लेकिन जो असल चीज थी ना वो थी हमारे मसाले जात। याद रखें, हाँ, इंग्लैंड जो है वो है ठंडा इलाका। इंग्लैंड में कई दफा वो भी पूरा था। पूरा साल सूरज नहीं निकलता। ये क्रिकेट भी उन्होंने इसलिए ईजाद की है, क्रिकेट टेस्ट मैच से ईजाद हुई थी, इंग्लैंड ने ईजाद की है। ये ऐसी गेम है जो इन्वेंट की गई है। तो हमारे पास हाँ, होते हैं ये चाय, कहवा, मर्च, वो सारी चीजें जो धूप में पकती हैं, कपास भी। ये धूप में पकने वाली चीजें जो है ये हमारे पास है। हमारे इलाके में गर्मी है, गर्म लोग हैं, गर्म चीजें बनती हैं, वहां पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है। और ये वो चीजें थी जो यूरोप को चाहिए थी। तो वो क्या है कि वो आते थे मर्चेंट के रूप में और यहाँ से ये चीजें लेकर पूरे यूरोप को सप्लाई करते थे। यूरोप को इन चीजों की जरूरत थी। सो यूरोपियन वर हाँ, फैसिनेटेड बाय इंडिया। वो इंडिया से बहुत ज्यादा जो है वो फैसिनेटेड थे। तो उन्होंने, अच्छा इससे पहले थोड़ा सा भी देख लें कि इंग्लैंड के आने से पहले जो लोग हिंदुस्तान में आए मर्चेंट के रूप में वो थे पुर्तगीज, पुर्तगाल वाले, जिसको आप पोर्चुगल बोलते हो। और इन्होंने एक यहाँ पर कंपनी बनाई, उसको कहते हैं पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आए फ्रेंच और इन्होंने एक कंपनी बनाई, उसको बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इंडिया के ईस्ट में आते थे, इंडिया के वेस्ट में नहीं आते थे। हम लोग इंडिया के वेस्ट में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट में है, बांग्लादेश ईस्ट में है। ये वहां से एंटर होते थे, नीचे से आते थे, अफ्रीका के नीचे से। नक्शे में अगर आप देखें ना, पानी के जरिए आते थे। तो फ्रेंच आए, फिर आए तीसरे नंबर पर इंग्लिश आए। और जब इंग्लिश आए तो इन्होंने फ्रेंच और पुर्तगीज के पांव नहीं टिकने दिए, उनको शिकस्त दी और हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जो है वो कब्जा करते गए। तो ये थी फर्स्ट अप्रोच पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड अप्रोच फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द थर्ड वाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1599। अच्छा, जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेजों की हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो पहली लड़ाई हुई वो है जंगे प्लासी 1757 में। इसको याद रखने का तरीका ये है कि 1857 याद रखें, जब अंग्रेज फुली तौर पर कब्जा कर गए हिंदुस्तान के ऊपर। और उससे 100 साल पहले कर दें, 1757 मतलब सर 1757 में हिंदुस्तान की 1800। सरजमीन पर हिंदुस्तानियों के साथ अंग्रेज की पहली बाकायदा जंग जो है वो हुई, जिसको हम कहते हैं जंग प्लासी। और ये प्लासी जो है ये उस मैदान का नाम है जिसमें ये जंग हुई। किन दो के दरमियान? बरतानिया की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव और हिंदुस्तान की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल। तो
तो इसमें नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला का सर कलम किया और बंगाल का नया नवाब जो है वो मीर जाफर को बना दिया। और मीर जाफर जो था वो एक कठपुतली जो है वो नवाब था। असल गवर्नमेंट जो है वो अंग्रेज की अब कायम हो चुकी थी। हुआ क्या कि अंग्रेज शुरू में तो आए तजारत के लिए। जब ये तजारत करते थे तो ये टैक्स देते थे। किन लोगों को टैक्स देते थे? हमारे पास यहाँ पर चार बड़ी ताकतें थी जब अंग्रेज यहाँ पर आया। नंबर 1 मुगल थे, नंबर 2 मरहटा थे, नंबर 3 टीपू था रियासत खुदादाद, और नंबर 4 हमारे पास थे ये नवाब बंगाल। अब क्या हुआ कि उन्होंने इन चारों का स्टेप बाय स्टेप जो है वो खात्मा किया। ये देखें 4 फोर्सेस इन इंडिया, मुगल, मरहटा, टीपू और नवाब। अंग्रेजों ने एक एक करके सबका खात्मा कर दिया। अच्छा, अंग्रेज आए ताजर के रूप में, टैक्स पे करते थे और जहाँ से मसाले, कपास, गन्ना चीज़ें ले जाते, वहाँ प्रोडक्ट बनाते और ला के फिर इनको बेचते। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया कि अपनी प्राइवेट फौज बनाना शुरू कर दी, बंदे भर्ती करना शुरू कर दिए। जब नवाब को ये पता चला तो नवाब ने कलकत्ता में इनके सेंटर पर अटैक किया और तमाम अंग्रेज़ों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव जो है ये इसके मुकाबले में आया और थोड़ी सी फौज थी क्लाइव के पास, नवाब सिराजुद्दौला के पास बहुत ज़्यादा फौज थी, लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव ने इसको शिकस्त दी और हिंदुस्तान के ऊपर अपनी पहली बाकायदा से गवर्नमेंट जो है वो कायम कर दी। अब ये पांचवी ताकत आ चुकी थी हिंदुस्तान में, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश। फिर क्या होता है कि अब 3 ताकतें इंग्लिश के सामने रह गई हैं, मुगल हैं, मरहटा हैं और टीपू है। मुगल बहुत ताकतवर है, अभी तक अंग्रेज उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। अंग्रेज जो है वो मुगलों को जो है वो इनकी जरूरत भी नहीं है कि मुगलों के सामने जो है ये कुछ भी कर सकें। उनको ये टैक्स देते हैं और चुप करके गवर्नमेंट कर रहे हैं। हाँ, ये करते हैं कि मुगलों के लिए तोहफे तहाइफ लेकर आते हैं। जो ज़्यादा चीज़ें मुगलों को पसंद थी वो जो ला कर देते थे, ये देते थे पिस्टल ला के, गन्ने ला कर देते थे इनको, तोहफतन पेश करते थे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए एक नई चीज़ थी। उसके अलावा ये जो है ये ड्रेस ला के देते थे इनको, ये भी इनके लिए नई चीज़ें थी। और अक्सर जो है ये अंग्रेज़ चूँकि बहुत ज़्यादा क्लेवर थे, अक्सर जो है ये शराब जो है फ्रांस की और इंग्लैंड की ये लाकर मुग़ल हुक्मरानों को देते। अक्सर जो है वो लड़कियां लेकर आते, वो इनको देते और इनसे क्या लेते थे बदले में? मरात लेते थे, टैक्स में छूट लेते थे और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें ख़रीदते थे यहाँ पर और प्रॉपर कब्ज़ा करने की प्लानिंग कर रहे थे। और मुग़ल जो है वो उनको तो तोहफे तोहफ़े चाहिए थे, वो लेकर खुश रहते थे इनसे। तो उनको अभी ये जंग की तरफ जो है उनके साथ नहीं गए। मरहटा भी ताकतवर थे, उसकी तरफ नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि पहले ये इसको साइड पर किया जाए। टीपू सुल्तान, इसके खिलाफ इन्होंने 4 जंगें लड़ी। 1767, 1780, 1790, 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो जाता है। इनको हम कहते हैं एंग्लो मैसूर वार्स। मैसूर जो है वो इसकी रियासत का नाम था, सल्तनत मैसूर, और किला था इसके पास, किला श्रंगापट्टम। टीपू सुल्तान बेटा था हैदर अली का। हैदर अली जो है वो फाउंडर था रियासत मैसूर का। और टीपू सुल्तान जो है ये नेपोलियन का भी फ्रेंड था। जब भी इसको कुछ मसला बनता, ये नेपोलियन को आवाज़ देता, नेपोलियन आ जाता। लेकिन उस टाइम जब अंग्रेज़ के साथ इसकी ये जंगें फाइनल शुरू हुई तो नेपोलियन जो है ये भी उधर अपने वार्स में फंसा हुआ था, वो भी नहीं पहुंच सका। तो इसने 4 जंगें लड़ी। पहली जंग ये जीता, बाकी जंगें ये हारता गया और इस तरीके से ये ख़त्म हो गया। इसके हवाले से 2 सवाल आते हैं। नंबर 1 कि ये फाउंडर था मिसाइल टेक्नोलॉजी का हिंदुस्तान में। इसने एक मिसाइल बनाया था अपना, जो कि इसका नाम था तगरक। 1 मील तक इसकी रेंज थी। तो इसके इन्वेंशन जो है वो सुल्तान टीपू ने की। और बाज़ लोग जो हैं वो टीपू सुल्तान को नेपोलियन से भी बड़ा जो है वो मिलिट्री लीडर जो है वो मानते हैं। ये जो हमारे ऑफिसर्स बनते हैं ना, काकूल में जो पढ़ते हैं सारे, इन सबको नेपोलियन पढ़ाया जाता है। नेपोलियन दुनिया के हर फौज में पढ़ाया जा रहा है, नेपोलियन की वार स्ट्रेटजीज जो हैं। जी, उसके बाद है हमारे पास जो ताकत हमने जिक्र किया, मरहटा साम्राज्य। मरहटा का जो मेन बंदा जो गुजरा है वो बाजीराव मस्तानी था। पेशवा उनके फाउंडर को, या उनका जो किंग होता है उसको बोलते हैं पेशवा। हम कहते हैं ना नवाब, तो ये बोलते थे पेशवा। तो पेशवा बाजीराव मस्तानी जो है ये इनका जो है वो मेन जो इनमें गुजरा ताकतवर तरीन बादशाह जो है वो ये गुजरा है। इसके ऊपर भी मूवी जो है वो एक
बनी हुई है इंडिया की। इसके बाद है महाराजा रंजीत सिंह, ये एक सिख था और रंजीत का नाम है जंगे जीतने वाला। एक आंख से इसको नजर नहीं आता था। जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में वो इसने बनाया हुआ है। और एक वक्त ऐसा आया कि इस सिख ने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर सिखों का कब्जा कर दिया था। पूरे ये कहते हैं अफगानिस्तान भी ये आधा एक तकरीबन ये फतह कर चुका था। इतनी ज्यादा पावर जो है वो इसने हासिल कर ली थी। तो ये हमारे पास जो है 1857 तक का पीरियड जो है वो एंड हो चुका है।